हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहले था सौरभ कुमार जीएस एकेडमी, जो मैंने उसका नाम बदल दिया है, जीएस विद सौरभ कर दिया है, क्योंकि वह सर्चेबल नहीं था। और जब इसको आप जीएस विद सौरभ सर्च करिएगा तो मेरा वीडियो जो है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला था। वो था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक लास्ट में मैंने बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि मैं आपको जीएस में कवर अप करवाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के जो 3 पार्ट होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिएवल एंड मॉडर्न। और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है मॉडर्न जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। कहता है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ना है वह है उत्तर मुगल काल। वो है उत्तर मुगल काल। कहता है कि उत्तर मुगल काल का जो समय माना जाता है वह 1707 से लेकर 1857 को माना जाता है। कहता है कि 1707 से लेकर 1857 के काल को जो है उत्तर मुगल काल कहा जाता है, और 1707 से लेकर 1857 के बीच जितने भी मुगल शासक बने वह उत्तर मुगल कालीन शासक कहलाए। कहता है औरंगजेब, चलिए पहले मैं आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको इसका इतिहास बता दूंगा, कहानी की तरह बता दूंगा, उसके बाद मैं इसका पॉइंट्स लिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने भी मुगल शासक बने वह उत्तर मुगल कालीन कहलाए। औरंगजेब का जन्म जो है 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में हुआ था। यह मुमताज़ महल एवं शाहजहां का पुत्र था। कहता है कि मुगल वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो औरंगजेब ही था, और क्योंकि औरंगजेब को जो है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। साथ ही साथ औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के जो है 4 पुत्र थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद कामबख्श और अकबर द्वितीय। कहता है कि औरंगजेब की जब मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हो जाता है, लेकिन इसे जो है औरंगाबाद में दफनाया जाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है तब इनके 4 पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है, और इस तरह जो है वो इसके जो पुत्र थे मुअज्जम, इसमें इसका जो साथ जो है हमारे सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है मुअज्जम का साथ देते हैं, और मुअज्जम जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय हो जाता है, और वह मुगल गद्दी पर जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है।
कहता है कि बहादुर शाह प्रथम ही एकमात्र ऐसा शासक था जो सर्वाधिक उम्र यानी 63 वर्ष की उम्र में मुगल गद्दी पर बैठा था। कहता है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि वह आलसी एवं उदासीन व्यक्ति था, इसलिए एक इतिहासकार खाफी खां ने उसे शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान किया। कहता है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसका शासनकाल जो है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था, क्योंकि 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु जो है उसका कब्र जो है उसे दफनाया जाता है, उसे जो है जहाँ दफनाया जाता है उसे मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको लिख कर समझाता, उसका पॉइंट लिखवा देता हूँ और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा इसका स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको औरंगजेब के बारे में कुछ बताता हूँ। औरंगजेब का जन्म जो है 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में हुआ था। गुजरात के दाहोद में हुआ था। फिर कहता है यह मुमताज महल एवं शाहजहां का पुत्र था। कहता है औरंगजेब को जो है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। साथ ही साथ औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहता है साथ ही साथ, मैं आपको पूरा नोट्स की तरह लिखा देता हूँ, साथ ही साथ इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं औरंगजेब जो है मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। कहता है औरंगजेब के जो है 4 पुत्र थे। पहला था मुअज्जम, दूसरा था मुहम्मद आजम खां और तीसरा था मुहम्मद कामबख्श और चौथा जो था वह था अकबर द्वितीय। ये वही अकबर द्वितीय है जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। वो कौन था? अकबर द्वितीय। कहता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु जो है कि जब औरंगजेब की मृत्यु मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। पहले यहाँ पे तो आप लिखा तो कहाँ हुआ था,
1707 औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हो जाती है और इसे औरंगाबाद में दफनाया जाता है। और इसे जो है औरंगाबाद में क्या क्या दफनाया जाता है। कहता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके चारों पुत्रों के बीच जो क्या होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। और इस उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है मुअज्जम का साथ सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है मुअज्जम का साथ देते हैं और मुअज्जम जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय हो जाता है। कहता है जब मुअज्जम जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय हो जाता है तो वह मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। कहते हैं बहादुर शाह प्रथम जो है एकमात्र ऐसा शासक था जो सर्वाधिक उम्र यानी 63 वर्ष की उम्र में मुगल गद्दी पर बैठा था। सब पहले इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इस पॉइंट को मैंने क्या बताया था आपको कि औरंगजेब का जन्म कब होता है, 1618 ईस्वी में। 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। यह मुमताज महल एवं शाहजहां का पुत्र था। कहता भारतीय इतिहास में इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है औरंगजेब को। कहता साथ ही साथ इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहता है औरंगजेब के जो है 4 पुत्र थे, वह था मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद कामबख्श और अकबर द्वितीय। कहता औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हो जाती है और इसका जो मृत्यु है वह 1707 ईस्वी में हो जाता है। 1707 ईस्वी अहमदनगर में होता है और इसे कहाँ दफनाया जाता है, औरंगाबाद में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगाबाद में किसका कब्र है, तो वो है औरंगजेब का। कहता जब इसका मृत्यु जो है अहमदनगर में हो जाती है और इसे कहाँ दफनाया जाता है, औरंगाबाद में दफनाया जाता है। कहता है इसके मृत्यु के पश्चात जो इसके चारों पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। तब मुअज्जम का साथ जो है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है मुअज्जम का साथ देते हैं। चलिए अब हम लोग, ये तो छोटा सा ये मेडिएवल में भी पढ़ना है। यहाँ पे इसका औरंगजेब का बात आया तो मैं इसको थोड़ा सा बता दी। इसका विश्लेषण जो है मैं मेडिएवल में और करूँगा। चलिए इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है उत्तर मुगल काल। तो हम लोग बात करते हैं मुअज्जम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम, इसका जो शासनकाल है, शासनकाल भी याद रखिएगा 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। कहता बहादुर शाह जो शासन किया था वह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया था। कहता है बहादुर शाह को जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने इसका साथ दिया था। फिर कहता है कि यह एकमात्र ऐसा शासक था
एकमात्र ऐसा शासक था जो सर्वाधिक उम्र यानी 63 वर्ष की आयु में तिरसठ वर्ष की आयु में गद्दी पर क्या हुआ था, बैठा था। कहता बहादुर शाह प्रथम जो है आलसी एवं, यहाँ पे इसको लगा के जोड़िएगा, बहादुर शाह प्रथम जो है आलसी एवं उदासीन व्यक्ति था। इसलिए एक इतिहासकार काफी खां ने इसे शाह-ए-बेखबर की उपाधि प्रदान किया। कहता है बहादुर शाह की जो मृत्यु है वह 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो जाती है। और मृत्यु के बाद इन्हें जिस स्थान पर दफनाया गया वह मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है जो दिल्ली में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके नीचे जगह नहीं है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कहता बहादुर शाह का प्रथम, कहता जब इनके पितृ थी औरंगजेब के पुत्रों में जो है ये मुअज्जम का ही नाम है। जब इनमें युद्ध छिड़ गया था, उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा था, तो बहादुर शाह प्रथम को जो साथ दिए थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने इनका साथ दिया था। और यह क्या हुआ था, उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय हो गया था। कहते यह जो है बहादुर शाह प्रथम जो है एकमात्र ऐसा शासक था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक जो है सर्वाधिक उम्र में बैठा था, तो वो कौन था, बहादुर शाह प्रथम। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहता है एकमात्र ऐसा शासक था जो सर्वाधिक उम्र या 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। कहता है यह आलसी एवं उदासीन व्यक्ति था, इसलिए एक इतिहासकार काफी खां ने इसे शाह-ए-बेखबर, क्या कहता है, शाह-ए-बेखबर की उपाधि प्रदान किया था। कहता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह-ए-बेखबर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। और शाह-ए-बेखबर की उपाधि किसने इन्हें प्रदान किया था, तो वो प्रदान किया था काफी खां ने। कहते बहादुर शाह प्रथम की जो मृत्यु है वह 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो जाती है। और इन्हें जिस स्थान पर दफनाया जाता है वह मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है।
ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं जहांदार शाह। इसके हाँ, बहादुर शाह प्रथम के भी 4 पुत्र थे, उनका नाम देख लीजिए यहाँ पे। वो थे जहांदार शाह, जहांदार शाह, दूसरा थे अजीम उस-शान, तीसरा थे रफ़ी उस-शान, और जो 14 थे वो थे जहान शाह, वो थे जहान शाह। कहता है कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जिस तरह से इन चारों भाइयों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था, उसी तरह इन चारों भाइयों में भी क्या हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। और इस बार जो है जहांदार शाह का जो उत्तराधिकारी युद्ध में जुल्फिकार खां मदद करता है। जुल्फिकार खां जो है वो असद खां का पुत्र था, और असद खां जो है औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक उम्र यानी 31 वर्षों तक वजीर के पद पर रहा था। वजीर का मतलब होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। इसका जो जुल्फिकार खां के जो पिताजी थे वो असद खां, वो औरंगजेब के शासनकाल में 31 वर्षों तक वजीर के पद पर थे। कहता है जहांदार शाह का जो एक जहांदार का संबंध एक लाल कुबरी नामक वेश्या के साथ था। कहता है जब जहांदार शाह का शासन के जो कुछ समय बीत गए तो इनके शासन में जो है लाल कुबरी नामक वेश्या का जो क्या हुआ कि हस्तक्षेप बढ़ने लगा। और क्या हुआ कि जुल्फिकार खां जिनका साथ दिया था उसका शक्ति जो हुआ क्या हुआ, धीरे धीरे छीन होने लगी। और इस तरह क्या जुल्फिकार खां क्या था कि 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को मरवा दिया था। चलिए जहांदार शाह के बारे में हम आपको लिख कर बताते हैं और समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो काल है, जो इन्होंने जो शासन किया है वो क्या था, 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक। कहता है कि जहांदार शाह को जो उत्तराधिकारी के युद्ध में साथ दिया था, युद्ध में यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा जुल्फिकार खां के बारे में। जुल्फिकार खां असद खां का पुत्र था। असद खां का पुत्र था। और असद खां जो है और असद खां सर्वाधिक उम्र यानी बहुत सारे समय तक यानी 31 वर्षों तक कहा जाता है कि 31 वर्षों तक 31 वर्षों तक औरंगजेब के शासनकाल में वजीर
जिसको पीएम कहते हैं यानी प्रधानमंत्री, वजीर के पद पर आसीन था। क्या था? वजीर के पद पर आसीन था। फिर आगे इसके बारे में समझते हैं कि जहांदार शाह का जो संबंध था जहांदार शाह का संबंध लाल कुबरी नामक वेश्या के साथ था। लाल कुबरी नामक वेश्या के साथ था। कहता कि जब जहांदार शाह के शासन के कुछ समय बीत गए तो लाल कुबरी नामक वेश्या का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। चलिए पहले समझ लीजिए, नीचे जगह नहीं हो सके नहीं दिखा आप लोगों को। कहता है कि जहांदार शाह का जो उत्तराधिकारी के में जो साथ दिया था वो था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां जो है वह असद खां का पुत्र था और असद खां जो है सर्वाधिक उम्रमैन और असद खां जो है सर्वाधिक उम्र यानी 31 वर्षों तक जो है औरंगजेब के शासनकाल में वजीर के पद पर आता। क्या था? औरंगजेब के शासनकाल में वजीर के पद पर आसीन था। कहता है जहांदार शाह का जो संबंध है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि जहांदार शाह का संबंध जो है किसके साथ था, तो एक लाल कुबरी नामक वेश्या के साथ था। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांदार शाह का साथ जो है किसने दिया था, तो वह दिया था जुल्फिकार खां ने। जहांदार का समय यहाँ तो बताया, उसके बाद आगे जहांदार शाह के शासन के जब कुछ समय बीत गए थे तो लाल कुबरी नामक वेश्या का जो है उसके प्रशासन में जो शासन में जो है हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इस तरह जो है जुल्फिकार का जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और जुल्फिकार का क्या किया कि 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या करवा दी। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांदार शाह की हत्या किसने करवाया था, तो वो करवाया था जुल्फिकार खां ने। जहांदार शाह की हत्या किसने करवाया था? जुल्फिकार खां ने। कहता है जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुख सियर आता है। कहता है फर्रुख सियर का जो शासनकाल है, कहता है फर्रुख सियर का जो शासनकाल है वो है 1713 से 1719 ईस्वी तक। और फर्रुख सियर कहता है सैयद बंधु के मदद से जो है फर्रुख सियर को जो है मुगल वंश का अगला शासक नियुक्त किया जाता है। फर्रुख सियर जो था वह अजीम उस शान का पुत्र था। कहता है फर्रुख सियर जो है वह अजीम उस शान का पुत्र था। यहाँ पे मैंने एक नाम लिया सैयद बंधु। देखिए सैयद बंधु जो दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा का नाम था हुसैन अली खां। कहते जब सैयद बंधु को कहते जब फर्रुख दोनों भाई जो है जब फर्रुख सियर को राजा बनाया तो ये अब्दुल्ला खां को जो है इसने वजीर नियुक्त किया था और हुसैन अली खां को जो है दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था।
कहता भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को घृणित कार्य के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि जब फर्रुखसियर सबसे पहले राजा बना तो उसने जो है जहांदार शाह के जो हत्यारा जुल्फिकार खां को क्या किया, बंदी बना लिया और इसकी हत्या कर दी। चलिए मैं आपको लिख कर समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से लेकर 1719 तक है। कहता फर्रुखसियर को राजा बनाने में सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहता फर्रुखसियर जो है वह अजीम उस्सान का पुत्र था। फर्रुखसियर जो है वह अजीम उस्सान का क्या था, वो अजीम उस्सान का पुत्र था। कहता भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को जाना जाता है। कहता जब यह राजा बना तो सबसे पहले जहांदार शाह के हत्यारा जुल्फिकार खां को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दिया। यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिएगा। कहते सैयद बंधु दो भाइयों को कहा जाता है। दो भाइयों को कहा जाता है, जिसमें एक का नाम है अब्दुल्ला खां, जिसे फर्रुखसियर ने वजीर के पद पर नियुक्त किया था,
और दूसरा था हुसैन अली खां। दूसरा था हुसैन अली खां। और इसे जो है दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था। इसे जो है दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए इसके बारे में पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद आगे देखिए। कहता फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से 1719 तक माना जाता है। कहता है कि फर्रुखसियर को राजा बनाने में जो है सैयद बंधुओं ने भूमिका निभाई। सैयद बंधुओं जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि सैयद बंधुओं में जो है दो भाइयों को कहा जाता है, एक अब्दुल्ला खां, एक हुसैन अली खां। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सब जो मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा रहा हूँ सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्रुखसियर को जो है राजा बनाने में किसने भूमिका निभाई है। वह सैयद बंधुओं ने निभाया था। कहते भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को किसने नाम जाना जाता है, इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। कहते जब यह राजा बना तो सबसे पहले जहांदार शाह के हत्यारा जुल्फिकार खां को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद कहता है कि समय में होने वाले आक्रमण जो है पूर्ण रूप से बंद हो गए। देखिए पहले क्या होता था कि एक देश जो है या एक राज्य जो है धन दौलत के लिए एक दूसरे राज्य पे क्या करता था, अटैक कर देता था। तो फर्रुखसियर के जो शासनकाल में जो है बाहरी आक्रमण जो है होने वाले शासनकाल में होने वाले आक्रमण जो पूर्ण रूप से बंद हो गए। कहता है कि फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से लेकर 1719 तक ही रहा, क्योंकि 1719 में उसकी हत्या जो है, देखिए इसका शासन का 1719 तक किया, क्योंकि बैठाया भी था, इसको राजा भी बनाया था सैयद बंधुओं ने, और इसकी हत्या भी जो है सैयद बंधुओं ने ही कर दिया था 1719 ईस्वी में। यहाँ पे लिख देते हैं फर्रुखसियर की हत्या अली सैयद बंधुओं ने 1713 ईस्वी में 1719 ईस्वी में करवा दिया था। कहते फर्रुखसियर की हत्या किसने करवाया था, तो फर्रुखसियर की जो हत्या 1719 ईस्वी में किसने करवाया था, सैयद बंधु। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्रुखसियर की हत्या किसने करवाया था, तो वह करवाया था सैयद बंधुओं ने। इसके बाद जो आता है एक नाम है रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। ये दोनों जो है 1719 में ही बनते हैं, 1719 में ही मर जाते हैं, क्योंकि कहता है कि रफ़ी उद्दरजात को जो है टीबी की बीमारी थी, और रफ़ी उद्दौला का जो है वो भी किसी बीमारी से ग्रस्त था। इसके कारण जो है बहुत सबसे कम समय के लिए जो शासन किया था वो क्या था, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। उसके बारे में मैं लिख के आपको समझाता हूँ। उसका ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट है तो देख लीजिए। इसको पॉइंट के रूप में इस तरह से लिख लीजिएगा कि फर्रुखसियर के बाद मुगल वंश का अगला शासक मुगल वंश का जो अगला शासक है
वो रफ़ी उद्दरजात एवं रफ़ी उद्दौला ये दोनों 1719 में ही बनते हैं और 1719 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहता है कि फर्रुखसर के जो बाद है वह मुगल वंश का जो अगला शासक बने थे वो थे रफ़ी उद्दरजात एवं रफ़ी उद्दौला। ये दोनों जो है 1719 में ही बने और 1719 में ही इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि इन दोनों जो बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त थे। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं। और आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।